चलिए चालू करते हैं 12th का जो है 12th चैप्टर का क्या मतलब 12th का सॉलिड स्टेट चैप्टर। सॉलिड स्टेट चैप्टर किस पार्ट्स पर डिवाइड किया गया है? तो सॉलिड स्टेट जो होता है ये कलेक्शन ऑफ एटम्स के आधार पर या मॉलिक्यूल्स या आयनिक कंपाउंड एटम्स यानी सॉलिड स्टेट जो है या आइटम्स के आधार पर डिवाइड किया गया है कलेक्शन ऑफ एटम्स का। अगर कहने का मतलब होगा कलेक्शन ऑफ एटम्स के आधार पर ये इसको हम 3 भाग में बांटा जाता है। कहता है गैस फेज, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज। गैस फेज कब होता है? कलेक्शन ऑफ एटम अगर दूर दूर रहे, बहुत दूर दूर, तो इस समय ये गैस फेज हो जाता है। इसलिए ये हाईली कंप्रेसिबल होता है और हाई काइनेटिक एनर्जी होता है। जो गैस होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। गैस को बहुत इस बने जैसे दो मोलिक्यूल्स हैं, जब इन दोनों को चाप मतलब जब इसको फोर्स लगेगा दोनों को तो ये नज़दीक आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब कंप्रेसिबल है, चापने योग्य है। इसको चपाइएगा तो चपेगा। लेकिन लिक्विड जो होता है इसका मॉलिक्यूल थोड़ा नज़दीक होता है, इसे थोड़ा कम कंप्रेसिबल होता है। ये कंप्रेसिबल होता है लेकिन लो कंप्रेसिबल होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे वाटर है, वाटर को किसी आप गिलास में लीजिएगा तो वो उस शेप का हो जाएगा, जब किसी को बाल्टीन में लीजिएगा तो वो उस शेप का हो जाएगा। इसीलिए इसका शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है। उसी प्रकार सॉलिड स्टेट जो है, सॉलिड जो होता है इन दोनों का मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक है ना, दोनों पास पास होते हैं। अगर इसको कंप्रेसिबल कराने पर ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, चापने पर दबाने पर दबता नहीं है। जैसे ईंटा पत्थर हो गया, इसको दबाइएगा तो नहीं दबेगा क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक होता है। ये नो कंप्रेसिबल होता है। ये फिक्स्ड क्या होता है? ये फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है और इसका अट्रैक्शन फोर्स भी हाई होता है। ये बहुत नज़दीक होता है जिसके कारण अट्रैक्शन फोर्स भी इसका हाई होता है। अब चलिए क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को। अब सॉलिड को अब क्लासिफिकेशन करते हैं सॉलिड को बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल को क्या है वो हम आगे थोड़ा बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल के आधार पर ये इसको हम डिवाइड करते हैं सॉलिड को 2 भाग में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं? जैसे देख लीजिए इसका रेगुलर अरेंजमेंट कहने का मतलब हो गया जैसे यहाँ पर एक लड़का है, इसके बाद लड़की आएगा, इसके बाद फिर लड़का आएगा, इसके बाद फिर लड़की आएगा। ये हो गया आपका क्या? रेगुलर अरेंजमेंट। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में होता है ये कोई इसका फिक्स नहीं, जैसे बी 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 जी जी है। जैसे मान लीजिए ए है, इसके बाद बी आया और इसके बाद फिर बी आ गया, इसके बाद फिर ए कहते हैं। इसका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, यानी इसका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर ए था, इसके बाद बी आएगा, इसके बाद ए आएगा, इसके बाद बी आएगा। लेकिन इसमें ए कभी बी बी इस प्रकार से आ जाता है। इसका जो होता है अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट ये इरेगुलर होता है, लगातार नहीं होता है। तो इसीलिए यही होता है क्या? सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ये रेगुलर अरेंजमेंट होता है और लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट होता है। ये लंबा अरेंजमेंट होता है, ए बी करके बहुत बड़ा होता है। लेकिन ये इसका कोई फिक्स नहीं होता है, शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट होता है। अब चलिए समझते हैं कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल बोले थे ना वहाँ पर, तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल किसे कहते हैं वो समझिए। कहते हैं कि मिनिमम या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सॉलिड विच इज रिपीटेड बाय रेगुलर टाइम एंड फॉर्म सॉलिड लेटिस। कहने का मतलब हो गया जैसे यहाँ पर आइस है, सॉलिड स्टेट में ऐसे है आइस यानी जब वाटर का मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़ा थोड़ा फोर्स लगा करके वान डर वाल फोर्स लगा करके या क्या कहता है आइस बन जाता है। तो इस समय इस वाटर में इस प्रकार से वाटर इस प्रकार से बनाए हुए हैं। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कौन हो जाएगा? वाटर। क्यों? क्योंकि इसमें किस चीज़ का मॉलिक्यूल का रेपिटेशन हो रहा है? तो वाटर का। इसीलिए इसमें जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हो गया इसमें वाटर हो गया। चलिए कि और एग्जांपल समझ आते हैं आपको। जैसे देख लीजिए सॉलिड स्टेट में है NaCl यानी नमक जो है सॉलिड स्टेट में NaCl इसका मॉलिक्यूल से रिपीटेड हुआ है। तो इसमें बताइए कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या हो जाएगा? इसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हो जाएगा NaCl। किसका मॉलिक्यूल्स का रिपीटेड हो रहा है यहाँ पर? तो NaCl का हो रहा है। तो यही होता है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, इसका NaCl हो गया। जो बार बार रिवीजन हो रहा है वही होता है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। तो वही NaCl का होगा कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। उसी प्रकार से डायमंड है, डायमंड इस प्रकार से कार्बन कार्बन का रिपीटेशन होता है। तो कार्बन कार्बन का रिपीटेशन होता है। तो इसका बताइए कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। अब चलिए समझते हैं सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड 2 प्रकार के होते हैं। वो क्या है? अरेंजमेंट के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। अब चलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अरेंजमेंट रेगुलर होता है ए बी करके। लेकिन ये जो होता है एमॉर्फस सॉलिड को जो है सुपर कूल लिक्विड भी कहा जाता है, या इसको क्या कहा जाता है? स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड भी कहा जाता है।
कहता है कि रेगुलर अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में ए बी ए बी ए बी करके रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जबकि एमरफॉस सॉलिड्स में ए रेगुलर होता है, जैसे ए है, इसके बाद बी ए, इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। ये रेगुलर नहीं होता है, तो ये इरेगुलर होता है। कहता है कि फ्लो शॉर्ट्स एज लॉन्ग ऑर्डर, कहता है कि इसका जो होता है क्रिस्टलाइन ए बी ए बी ए बी कर करके एक लंबा प्रोसेस में रहता है, लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं होता है। तो ये क्या होता है, शॉर्ट होता है, फ्लो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। कहता है इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए इसका मॉलिक्यूल्स है ये बी ए बी ए बी करके इस प्रकार से फिक्स होता है, जिसका मॉलिक्यूल एक फिक्स होता है। लेकिन इसका क्या होता है, डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट, इसका कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि एटम का अरेंजमेंट कोई फिक्स नहीं होता है। कहता है इसका डेफिनेट ज्योमेट्री, इसका जो ज्योमेट्री होता है मतलब क्रिस्टलाइन का ए बी करके ए बी करके ये डेफिनेट फिक्स होता है, फिक्स एरिया में होता है। लेकिन इसका जो होता है एमरफॉस सॉलिड्स का इनडेफिनिट ज्योमेट्री होता है। अब अगला पॉइंट समझिए, ये एन आइसोट्रोपिक होता है, मतलब एन आइसोट्रोपिक, हाँ कहने का मतलब हो गया ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एन आइसोट्रोपिक होता है। एन आइसोट्रोपिक कहने का मतलब क्या हो गया समझ लीजिए। एन आइसोट्रोपिक किसे कहते हैं, इन नेचर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्शन, थर्मल एक्सपेंशन आर डिफरेंट डायरेक्शन। ये आप लोग नहीं समझोगे, समझाते नीचे में। ये जो होता है एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होता है, यानी इन नेचर हैव सेम डायरेक्शन प्रॉपर्टी। एग्जांपल ग्लास, रबर, पॉलीमर्स। एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है ग्लास, रबर, पॉलीमर्स। अब चलिए इन आइसोट्रोपिक क्या होता है इसको हम समझाते हैं। एन आइसोट्रोपिक जो होता है, जैसे मान लीजिए एन आइसोट्रोपिक कहने का मतलब हो गया, यहाँ पर देख लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ये सिलिका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है SiO2, जिसे क्वार्टर्स भी कहते हैं। जब इसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो वो क्वार्टर्स ग्लास बन जाता है, क्वार्टर ग्लास जो एमॉर्फस सॉलिड बन जाता है। अब चलिए समझाते हैं आपको क्या एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक कहने का मतलब हो गया क्या, जैसे ए मॉलिक्यूल इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स हम लिए गए, इस प्रकार से बी मॉलिक्यूल्स लिए गए। तो इसमें क्या है, इस देखिए इसका मॉलिक्यूल ये रेगुलर अरेंजमेंट है। जब इसको हम अगर मान लीजिए अगर यहाँ से काटेंगे तो बराबर भाग में नहीं कटा, इसको काटने में बराबर भाग में नहीं कटा, इधर से काटने पे भी बराबर भाग में नहीं कटता है। तो वही कहते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी R1 बराबर R2 नहीं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी कहने का मतलब है डिफरेंट अरेंजमेंट अलोंग एक्सिस। कहता है कि अरेंजमेंट जैसे इस एक्सिस के अलोंग इसका पार्ट और इसका पार्ट इक्वल नहीं है, वही हो गया डिफरेंट अरेंजमेंट। कहता है कि डिपेंड्स अपॉन अरेंजमेंट पार्टिकल आर डिफरेंट इन ईच डायरेक्शन। कहने का एनिसोट्रोपिक कहने का मतलब होगा, जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल इस प्रकार से अरेंजमेंट है, अगर यहाँ से अगर कट कीजिएगा तो ये दोनों बराबर भाग में नहीं कटेगा। इसी प्रकार इस एक्सिस में कट कीजिएगा तो दोनों बराबर भाग में नहीं कटेगा। लेकिन आइसोट्रोपिक कहने का मतलब होता है ये जो एमॉर्फस सॉलिड होता है, एमॉर्फस सॉलिड में कहीं से कट करने पर दोनों के इक्वल भाग आता है। कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूल इज सेम ऑल डायरेक्शन। इसको कट करने पर ये ऐसा है, आप अभी नहीं समझ पाएंगे इस बात को, लेकिन इसको कट करने पर सभी डायरेक्शन में सेम पार्ट्स आता है। कहता है इसका वॉल्यू डायरेक्शन प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शन, जिसे आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोपिक कहता है, आई होप कि आप समझे होंगे एनाइसोट्रोपिक और आइसोटोपिक। आप कहते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कहता है कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन फर्दर क्लासिफिकेशन इन 4 पार्ट बेसिस ऑन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इन बॉन्डिंग। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल समझते हैं ना, जैसे मतलब वहाँ पर समझाए थे। तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल और बॉन्डिंग के आधार पर जो होता है सॉलिड को 4 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन, तो यहाँ पर देख लीजिए मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड, जिसे नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। आप चलिए समझते हैं सभी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए कहता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है इसका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो होता है ये मॉलिक्यूल्स होता है या इनर्ट एटम होता है। इस कहने का मतलब हो गया, हम चलिए पहले समझाएंगे, लेकिन इससे पहले आप समझ लीजिए ऊपर में। इसके बाद कहता है कि मॉलिक्यूल या इनर्ट एटम होता है, इसका जो फोर्स होता है वान डर वाल फोर्स होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में वान डर वाल फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए H2O हो गया, इस प्रकार से फिर H2O इस प्रकार से ऐसे बना रहता है ना। तो ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल मॉलिक्यूल, H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है, H2O फिर मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों जो आइस बनाता है तो इस समय जो जुड़ता है इसमें वान डर वाल फोर्स होता है। तो ये क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाता है, इसमें वान डर वाल फोर्स लगता है। वही कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो होता है मॉलिक्यूल्स या इनर्ट एटम होता है।
और इसका जो फोर्स होता है वान डर वाल फोर्स होता है। अब चलिए कहते हैं कि ये जो होता है आपको, एक मिनट, ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। पोलर मतलब पोलर पोलर, एक होता है नॉन पोलर, एक होता है एच बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। इन पोलर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और एच बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए आयनिक सॉलिड फिर किसे कहते हैं। कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो होता है इसमें आयंस होता है। क्या होता है? आयंस। इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो होता है, इसका जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के आधार पर ये होता है। जैसे मतलब इसे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या होता है? आयनिक, यानी NaCl, Na2CO3, Na2SO4, CaCl, Al2O3, ये होता है इसका आयनिक सॉलिड में इसका जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो होता है ये आयंस होता है। उसी प्रकार से मेटालिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो होता है ये मेटल होता है। क्या होता है? मेटल। एग्जाम्पल मेटल, मेटालिक एलॉयल मतलब होता है उसका एलॉयल होता है मेटालिक सॉलिड का। उसी प्रकार से कोवलेंट सॉलिड जिसे नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, इस समय कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो होता है मॉलिक्यूलर्स या एटम्स होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें इसके जो बॉन्ड के जो बी बॉन्ड बनता है ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है पॉलीमर्स। क्या होता है? पॉलीमर्स। आप चलिए सभी को हम सही से इसको ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए कोवलेंट सॉलिड जो हम यहाँ पर ऊपर लिखे हुए हैं कोवलेंट, यहाँ पर कोवलेंट जिसे नेटवर्क सॉलिड के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या होता है? इसका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल को यहाँ पर होता है आपको क्या होता है इसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो होता है मॉलिक्यूल्स या एटम्स होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूल्स या एटम होता है। इसके बीच कोवलेंट सॉलिड में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। नोट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड फ्रॉम बिटवीन मॉलिक्यूल्स या एटम्स। कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है किसके बीच में होता है? मॉलिक्यूल्स या एटम के बीच में। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया डायमंड। जैसे यहाँ पर क्या है? डायमंड क्या है? रिपीट है। और इसके बीच में कार्बन के बीच जो बॉन्ड है ये कौन बॉन्ड से होता है? कोवलेंट बॉन्ड। क्वार्टर जो हो गया, ब्रोन नाइट्राइड हो गया, सिलिका हो गया, इन सभी ये सब क्या होता है? ये सभी होता है आपका क्या? कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड में जो होता है आपका कार्बन के बीच में, जैसे ग्रेप ये हो गया आपका डायमंड, इसमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है कार्बन। इस प्रकार ब्रोन है तो ब्रोन के बीच में भी इसमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब चलिए समझते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। क्या? मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड लिखे हुए हैं ना, फर्स्ट मॉलिक्यूलर समझ सभी के बारे में समझते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है इसके बारे में चलिए आप समझते हैं। तो कहता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसे एग्जांपल इसका हो गया I2 क्या हो गया? इसका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल मॉलिक्यूलर सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या होता है? यहाँ पर देख लीजिए मॉलिक्यूलर सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल मॉलिक्यूल या इनर्ट एटम। क्या होते हैं? इनर्ट एटम या मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे आयोडीन सॉलिड है, आयोडीन जब सॉलिड के रूप में रहता है I2 के रूप में, तो I और I के बीच में, और इसी प्रकार I2 इस प्रकार से रोका है तो ये वान डर वाल फोर्स के बीच में दोनों क्या मॉलिक्यूल्स जुटा होता है। I2 इनर्ट है ना, इनर्ट I2 क्या है? एक तरह से इनर्ट है, मतलब I2 इनर्ट है। इसी प्रकार I2 क्या करते हैं? I इस प्रकार से इसमें जुटा रहता है। तो ये क्या हो गया? वान डर वाल फोर्स से जुटा होता है, इसलिए आयोडीन सॉलिड रूप में इस प्रकार से पाया जाता है। जिस प्रकार से वाटर देख लीजिए, वाटर जो होता है वाटर क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल ये दोनों जहाँ तक जब गैस बनता है तो इसमें वान डर वाल फोर्स बनाया जाता है, जिसे मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कहते हैं। और एग्जांपल देख लीजिए नियोन सॉलिड। नियोन जब सॉलिड के रूप में पाया जाता है तो उस समय नियोन अपने ही मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में बॉन्ड बना करके वान डर वाल फोर्स बना करके इस सॉलिड रूप में एग्जिस्ट करता है। जैसे H2 सॉलिड, एक मिनट, हाँ, जब H2 जो सॉलिड के रूप में पाया जाता है तो H और H मॉलिक्यूल्स अपने अपने में जुट करके ये वान डर वाल फोर्स के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। उसी प्रकार CO2 सॉलिड, जिसे ड्राई आइस कहते हैं, CO2 सॉलिड को ड्राई आइस भी कहते हैं। इस प्रकार से सिंगल डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O इस प्रकार से अपने दोनों मॉलिक्यूल्स में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और CO2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में अपने अपने में जुट करके ये लोग क्या करते हैं? वान डर वाल फोर्स से जुट करके आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार से NH3 सॉलिड रूप में पाया जाता है, वही NH3 इस प्रकार से वान डर वाल फोर्स से दोनों में जुट करके ये सॉलिड रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए I2 जो हो गया, I2 क्या है? नॉन पोलर सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। और नियोन क्या होता है? ये भी नॉन पोलर होता है। H2 क्या हो गया? नॉन पोलर।
नॉन पोलर कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मतलब देखिए I2 जैसे H2 है तो और H के बीच में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट तो नहीं है, इसलिए इसका म्यू का वैल्यू 0 होता है, इसलिए म्यू का वैल्यू क्या हो गया इस समय 0 हो गया, इसलिए नॉन पोलर होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, इसी को कहते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर का कि इसके बीच की कोई पोलरिटी जनरेट नहीं हुआ, क्यों नहीं जनरेट हुआ, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए कोई डायरेक्शन इधर उधर नहीं हुआ, इसीलिए इसे कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। H2 भी मॉलिक्यूलर, ये भी होता है CO2 का। CO2 कैसे हो गया, CO2 इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की तरफ में, इस प्रकार ऑक्सीजन से ये दोनों आपस में क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, इसलिए इसका म्यू का वैल्यू 0 हो जाता है। म्यू का वैल्यू क्या हो जाता है 0, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है नॉन पोलर। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अब चलिए समझते हैं कुछ मेटालिक सॉलिड जो होता है इसका वैलेंस शेल के बारे में। किस चीज़ का है भाई, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए 1 मिनट। यहाँ पर जो डिस्पर्सन ऑफ जो ये डिस्पर्सन या लॉन्डन फोर्स है, नॉन पोलर जो होता है उसमें डिस्पर्सन या लॉन्डन फोर्स होता है। उसी प्रकार पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल फोर्स होता है। जैसे डाइपोल फोर्स में एग्जांपल देख लीजिए H2 I2 CO2, ये सब क्या होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या सब होता है, सॉरी ये नॉन पोलर होता है। यहाँ क्या होता है नॉन पोलर होता है, इसके सामने में देख लीजिए इसमें लॉन्डन फोर्स पाया जाता है। उसी प्रकार से पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया डाइपोल होता है, जैसे HCl SO2, ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन और 1 मिनट हाइड्रोजन बॉन्ड देख लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसमें बॉन्ड के जैसे H2 हो गया, ये आपस में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते होता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिए, फिजिकल नेचर जैसे देख लीजिए ये नॉन पोलर में होता है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के जो होते हैं जैसे HCl ये सॉफ्ट होता है। उसी प्रकार जो होता है पोलर मॉलिक्यूल्स भी सॉफ्ट होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनता है ये हार्ड हो जाता है। जैसे बर्फ़ देखिए ये हार्ड होता है, उसी प्रकार से हार्ड होता है। और कहता है यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड देख लीजिए, सब मॉलिक्यूलर सब नॉन पोलर जो होता है ये क्या होता है इंसुलेटर होता है, पोलर भी इंसुलेटर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या होता है इंसुलेटर होता है। और मेल्टिंग पॉइंट देख लीजिए, नॉन पोलर का मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है, और यहाँ पर देख लीजिए पोलर मॉलिक्यूल का लो होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी लो ही होता है। अब चलिए आयनिक सॉलिड के बारे में समझते हैं। आयनिक सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आयन से होता है, इसमें कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बॉन्ड के रूप में जुटा रहता है। जैसे NaCl हो गया, MgO हो गया, ZnS हो गया, CF2 हो गया। ये जो होता है आयनिक सॉलिड ये हार्ड होता है बट ब्रिटल होता है, ब्रिटल हार्ड होता है। वही कहता है कि आयनिक सॉलिड कहता है कि इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर्स इन मोल्टेन स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन। कहता है कि आयनिक सॉलिड जब सॉलिड रहेगा तो ये इंसुलेटर रहेगा, बट इसको वाटर में या पानी में कहीं में दिया एक्वा सॉल्यूशन में दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंडक्टर हो जाएगा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब चलिए मेटालिक सॉलिड होता है, ये इसमें मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है, जैसे Fe हो गया, Cu हो गया, Ag हो गया और Mg हो गया। ये सब क्या होता है मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है, इसमें हार्ड होता है बट मेलेबल एंड डक्टाइल भी होता है। कहता है कि ये हार्ड तो होता है लेकिन ये क्या होता है नमरने के गुण होते हैं। नमरने कहने का मतलब कि इसको पीटने पर नमर चादर भी बन जाता है। और कहता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो होता है कंडक्टिविटी की बात होता है, तो कहता है कि यहाँ पर देख लीजिए कंडक्टेंस इन सॉलिड स्टेट वेज मोल्टेन स्टेट। कहता है कि जो मेटालिक जो होता है सॉलिड स्टेट में मोल्टेन होता है बट मोल्टेन स्टेट होता है। इसका जो होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट फेयरली हाई होता है, ईयरली हाई होता है। उसी प्रकार से मैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के बारे में समझिए। नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एटम्स होता है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसका एग्जांपल जैसे देख लीजिए SiO2 क्वार्टर, Si2 हो गया, ये डायमंड हो गया, ये ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या होता है नेटवर्क सॉलिड होता है। ये क्या होता है सॉफ्ट होता है, ये क्या होता है सॉफ्ट होता है बट ये कंडक्टर होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें ये क्या होता है ये कंडक्टर होता है। अब चलिए क्वेश्चन समझाते हैं। कहते हैं कि व्हाई इज द विंडो ग्लास ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग थिकर एट द बॉटम एंड थिनर एट द टॉप।
कहने का मतलब हो गया, जब पुराने घर में बिल्डिंग्स में देखिएगा ग्लास जो होता है नीचे में मोटा हो जाता है, नीचे में मोटा हो जाता है और ऊपर में क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। क्यों? तो कहता है चूँकि ग्लास जो होता है ये ग्लास एमरफस सॉलिड होता है। ग्लास क्या होता है? एमरफस सॉलिड होता है। ये सुपर कूल लिक्विड होता है। ये क्या होता है? ये वेरी स्लो रेट, ये जो होता है धीरे धीरे इसका जो हीट पड़ता है, प्रकाश लाइट पड़ता है, धीरे धीरे पिघल पिघल करके ये नीचे आकर के क्या होता है, मोटा होने लगता है। जैसे मान लीजिए 0.8 mm है तो ऊपर में 0.6 mm हो गया, यानी ये पतला होता जाएगा और ये नीचे मोटा हो जाएगा। पुराने बिल्डिंग में बहुत पुराना शीशा रहेगा तो धीरे धीरे उसको क्या करता है, उसका वो नीचे पिघल करके नीचे आने लगता है। यही इसका रीज़न होता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क सॉलिड, इसमें से नेटवर्क सॉलिड कौन है? तो डायमंड क्या होता है? नेटवर्क सॉलिड। क्यों? इसमें इसी कार्बन 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 के बीच में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पर देखिए I2 क्या है? I2 तो ये तो I2 क्या हो गया यहाँ पर? I2 यहाँ पर तो कुछ नहीं है। आज जैसे मान लीजिए H2 आइस, H2 आइस में कहने का मतलब इसमें तो वांडर वाल, इसमें H बॉन्ड नहीं पाया जाता है और वांडर वाल भी फोर्स भी पाया जाता है। और लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए और SO2 सॉलिड में क्या होता है? SO2 सॉलिड में इस प्रकार से आपस में रहता है वान डेर वाल फोर्स से। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? वो नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड यहाँ पर आपको क्या हो जाता है? डायमंड हो जाता है नेटवर्क, डायमंड हो जाता है नेटवर्क सॉलिड। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एमरफस सॉलिड। कहता है कि इसमें से एमरफस सॉलिड कौन है? तो कहता है कि एमरफस सॉलिड है इसमें से आपको ये क्वार्टर्स ग्लास जो होता है ये एमरफस सॉलिड होता है। और ये जो क्रोम एल्यूमिनियम क्या होता है? क्रोम एलम जो होता है इसका फार्मूला था Al2SO4, जिससे आयनिक कंपाउंड होता है। ये क्या होता है? आयनिक कंपाउंड। ये एमरफस सॉलिड नहीं होता है। तो इसमें जो एमरफस सॉलिड हो जाता है आपका, ये आपको ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड और सिलिकॉन कार्बाइड का SiC होता है, क्वार्टर्स ग्लास होता है ये। इसमें जो हो जाएगा एमरफस सॉलिड क्वार्टर्स ग्लास हो जाएगा SiO2। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। आप चलिए कुछ कंपाउंड एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कौन क्या है एग्जाम्पल समझते हैं। तो कहते हैं क्लासिफिकेशन फ्लोइंग सॉलिड इनटू 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। कहता है कि फोर्स के आधार पर बताइए ये सब मोलिक्यूल्स कौन कौन है। जैसे CaCl जो होता है कैल्शियम क्लोराइड जो होता है CaCl जो होता है ये क्या होता है? ये आयनिक सॉलिड है। ये क्या हो जाता है? आयनिक सॉलिड। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। आई होप कि अभी बोरिंग फील होता होगा। देखिए इसमें याद करने की चीज़ है। ये तो बहुत बड़ा थ्योरी, आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो ये सब पूरा समझ जाएंगे आसानी से। लेकिन चलिए फिर समझाने की कोशिश करते हैं। कहता है कि क्या ये इस प्रकार से ब्रोंज का जो होता है ये मेटल होता है, ये मेटालिक सॉलिड होता है। उसी प्रकार ब्रोन नाइट्राइल जो होता है Bn और X होता है, इसका रिपीटेड होता है। ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है जो कोवलेंट बॉन्ड इसमें पाया जाता है। अच्छा इसमें कार्बन डम जो होता है SiC, इसमें जो होता है कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसी प्रकार सॉलिड NH3 जो होता है ये पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। और सिल्वर क्या होता है? सिल्वर में मेटालिक सॉलिड होता है। कहता है कि सॉलिड कार्बन डाइसल्फाइड CS2 जो होता है ये मोलिकुलर सॉलिड होता है। उसी प्रकार से नियोन जो होता है ये मोलिकुलर सॉलिड होता है। वाशिंग सोडा जो होता है ये आयनिक सॉलिड होता है। और कोरंडम जो होता है ये Al2O3 और Al2O3 जो होता है ये आयनिक सॉलिड होता है। उसी प्रकार सॉलिड कैम्फर जो होता है, कैम्फर यानी कपूर जो होता है, इसमें क्या होता है? मोलिकुलर सॉलिड होता है। यानी इसका सूत्र होता है C10H16O। ये सिलिका जो होता है ये सिलिका जो इसमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। एक मिनट सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आप चालू करते हैं। स्पेस लेटिस किसे कहते हैं? क्या? स्पेस लेटिस एंड क्रिस्टस लेटिस। स्पेस लेटिस किसे कहते हैं? इस प्रकार से हम एटम का अरेंजमेंट करते हैं। जैसे इस प्रकार से सेम एटम को इस प्रकार से ऊपर में अरेंजमेंट किए, इसके बाद इसको एक छोड़ करके इस बीच में अदर कलर का एटम इस प्रकार से ग्रीन वाले अरेंजमेंट किए। फिर ऊपर वाले वाइट जो है उसी प्रकार से इस प्रकार से हम रिपीट किए। इसके बाद ग्रीन वाले जो साइड है जहाँ से यहाँ से चालू किए थे, इसी प्रकार से ग्रीन वाले को यहाँ से एक छोड़ करके बीच से चालू करेंगे। इस प्रकार से अरेंजमेंट करेंगे। तो कहता है कि दिस पॉइंट अरेंजमेंट इन 3D स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लेटिस।
कहते इस प्रकार जो हम अरेंजमेंट सिर्फ एटम को किया है इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसलेटिस। इसको क्या कहते हैं, स्पेसलिटिस। कहते कि दिस पॉइंट अरेंजमेंट इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में जो हम पार्टिकल्स को मेजर है यहाँ पर जो हम अरेंजमेंट किए हैं इस प्रकार से, इसी को क्या कहते हैं, स्पेसलेटिस। कहता है इफ वी पुट एटम या मॉलिक्यूल्स आयन इन 3D स्पेस इज लेटिस, 3D स्पेस लेटिस देन फॉर्म क्रिस्टल लेटिस। कहने का मतलब हो गया यहाँ पर जो ये वाइट वाला है यहाँ पर कोई एटम या मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर कोई एटम जैसे कार्बन रख दिए या H2O रख दिया, H2 मॉलिक्यूल हो गया, एटम या मॉलिक्यूल्स जो रखेंगे 3D स्पेस लेटिस में देन फॉर्म क्रिस्टल लेटिस। कहने का मतलब हो गया इसका जो पार्टिकल्स हैं वाइट वाले ये आपस में इस प्रकार से आपस में करके ये क्या बना लेगा, एक क्रिस्टल लेटिस बना लेगा। इस प्रकार से देखिए वाइट वाले इस प्रकार से मिलाइए, इस प्रकार से मिला के ये क्या बन गया, ये एक क्यूब बन गया ना। इसी को कहता है कि 3D स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंट पैटर्न यूनिट से। कहता है कि जब इसके पॉइंट से जो हम ये जो अरेंजमेंट करके जो हम यहाँ पर बनाए हुए हैं यहाँ पर बनाए हुए हैं, फिर इस प्रकार से जो हम यहाँ पर जो बनाए हुए हैं इसी एटम के अरेंजमेंट यहाँ पर भी है। इस पर क्या किए, कोने को चारों एटम किस प्रकार से मिला दिए, तो वही कहता है 3D स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट सेल। इसको हम क्या कहेंगे, आप यूनिट सेल कहेंगे। क्रिस्टल लेटिस में क्रिस्टल लेटिस किसे कहते हैं, इस प्रकार से अरेंजमेंट किए हुए इस एटम जो है यहाँ पर, इस एटम को क्या कहते हैं, क्रिस्टल लेटिस। एटम यहाँ इस पर जो हो सकता है एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। तो अब यहाँ पर एक देख लीजिए ये क्या हो गया, जैसे मान लीजिए साइड में एक बचा हुआ ये क्रिस्टल लेटिस हो गया। एक पॉइंट्स को जो हम किए हुए हैं क्रिस्टल लेटिस इसी को कहेंगे, या यहाँ इसी को क्या हम क्या कह सकते हैं, यूनिट सेल कह सकते हैं। ये क्या बन गया, अब यूनिट सेल बन गया। इस प्रकार से जो रिपीटेड है ये पूरा को तो हम कहेंगे क्रिस्टल लेटिस, क्योंकि ये क्यूब का जो रिपीटेशन है ये क्यूब का रिपीटेशन है। इस प्रकार से कितना क्यूब है इसमें, यानी यहाँ देखिए ना क्यूब का रिपीटेशन है, इसी को क्या कहता है, क्रिस्टल लेटिस। ये सब याद करने की बात नहीं, समझने की बात है। ये सब समझिए थोड़ा, ये आप पॉइंट पढ़ लीजिएगा। कहते हैं कि इच पॉइंट लेटिस इज कॉल्ड लेटिस पॉइंट या लेटिस साइड। ये ऐसा भी पढ़ने की चीज़ नहीं, यहाँ पर चलिए थोड़ी में पढ़ने करते हैं। कहते हैं यहाँ पर एक मिनट यहाँ से देख लीजिए। कहता है कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट प्रोटॉन इन प्रोसन इन क्रिस्टल लेटिस। आप चलिए यहाँ पर वो पॉइंट थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसमें ऊपर में। आप चलिए यूनिट सेल में जो है आप क्या इस चीज़ के बारे में पढ़ लीजिएगा। आप चलिए हम लोग जो है तो किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, आप चलिए यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट सेल किसे कहते हैं, तो कहता है कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट portion of crystal lattice which when repeated different direction or generate the entire lattice। कहता है कि यूनिट सेल इज करेक्टर लेटिस। एक यूनिट सेल का क्या करेक्टर होता है, यहाँ पर जो देख लीजिए ये जो हम ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके जो क्यूब बनाया ये क्या है, अब यूनिट सेल बन गया। क्या बन गया, यूनिट सेल। इस यूनिट सेल के बारे में अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जानना है। तो कहता है कि यूनिट सेल जो होता है ये क्या होता है, इट इज़ ए डायमेंशनल अलोंग 3 एज। इसमें जो होता है 3 एज होता है, क्या, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये एज क्या मतलब होता है, ये एज हो गया साइड यानी भुजा जिसे कहता है, ये एज हो गया। इसी को साइड को क्या कहते हैं, इसमें एज कहा जाता है। कहते हैं कि इसमें 3 एज होता है, यानी एज होता है एज लेंथ, इसी को कहते हैं एज। ये 3 क्या हो गया, एज हो गया। इसमें 3 एज होता है। इसके बाद कहता है दीज एज में बी और मे नॉट बी म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ये तीनों जो होते हैं आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसमें 90 डिग्री हो गया ये, और ये 90 डिग्री हो गया। ये सभी क्या होता है, आपस में 90 डिग्री होते हैं। कहता है कि एंगल बिटवीन एज मतलब एज अल्फ़ा और बी एंड सी। बी यहाँ पर देख लीजिए, ये मान लीजिए बी और ये सी हो गया, इसके बीच जो एंगल है इसको अल्फ़ा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ये अल्फ़ा। ये सब माना गया चीज़ है, जो इसी को हम क्या कहेंगे, इस बीच के इसको एंगल के अल्फ़ा कह देंगे। इसी प्रकार हम कहते हैं बी, और इसी प्रकार हम ए और सी के देख लीजिए, ए और सी के बीच में जो एंगल है इसको हम क्या बोल दिए, बीटा बोल दिए। उसी प्रकार ए और बी के बीच में जो एंगल है इसको क्या बोल दिए, गामा। ये सब रिप्रेजेंटेड करने के तरीका है। कहता है कि इसका यूनिट सेल इज द कैरेक्टरिस्टिक 6 पैरामीटर ए बी सी अल्फा बीटा गामा। दिस पैरामीटर इज क्या कहता है, टाइपिकली
यूनिट सेल आर शोन। कहने का मतलब हो गया ये आपका यूनिट सेल बन गया। यूनिट सेल है ना, नीचे में हम वहाँ पर काटे थे इसमें से, मतलब ये क्रिस्टल लेट इसमें से काटे थे ना, उसी को क्या, ये यूनिट सेल है। कहते हैं यूनिट सेल में 3 एज लेंथ होता है। ये एज, ये ए और बी और सी जो है, ये तीनों क्या है, एज है। एज मतलब भुजा, भुजा मतलब साइड, मतलब भुजा होता है, लेकिन इसमें उसको एज कहा जाता है। उसी एज को या एज लेंथ कहा जाता है। इसकी जो लंबाई जो होता है उसको क्या कहते हैं, एज लेंथ। ये क्या होता है, इसमें 3 एज लेंथ होता है। 3 एज लेंथ नहीं, यानी ये सभी क्या होता है, ये एज लेंथ है। सॉरी, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर कहते हैं कि नंबर ऑफ एज लेंथ 12। ये एज जो होता है, एज लेंथ जो होता है इसमें 12 होता है। कैसे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 होता है एज लेंथ। आप लोग गिनिएगा तो क्यूब में 12 एज लेंथ, 12 साइड होता है। 12 इस प्रकार से साइड होता है, आप गिनिएगा। अब कहते हैं कि एंगल जो होता है, ये एंगल, ये अल्फा बीटा गामा, इसको एंगल माना गया है यहाँ पर। चलिए अगला पॉइंट्स करते हैं। कुछ समझ लेता है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। ये जो यूनिट सेल यानी क्यूब जो है, इस क्यूब को कितने टाइप्स में बांटा गया है वो समझते हैं। तो कहता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटम अरेंजमेंट इन यूनिट सेल। कहता है कि इसके कोने पर, यहाँ पर इस प्रकार से क्यूब है ना, इसके कोने पर एटम को कौन कौन कैसे एटम रखें उसके आधार पर जो होता है ये यूनिट सेल 2 भाग में होता है। कौन कौन, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर यूनिट सेल। एक्चुअली कहते हैं कि इफ एटम प्रेजेंट ओनली लेटिस पॉइंट, ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे हम सेंटर यूनिट सेल को पहले पढ़ेंगे। कहता है सेंटर यूनिट सेल 3 टाइप्स का होता है, BCC, FCC और ECC। ये सभी क्या होते हैं, इसको हम आगे पढ़ते हैं। कहते हैं कि इफ एटम प्रेजेंट लेटिस पॉइंट यानी कॉर्नर, कॉर्नर कहने का मतलब इस प्रकार से कोना जो होता है इसका, इस कोना पर एटम का प्रेजेंट होना चाहिए। विद अदर लोकेशन मिड पॉइंट ऑफ फेस, मिड पॉइंट ऑफ लेंथ, सेंटर क्यूब। ये सभी क्राइटेरिया है कि यहाँ से पर प्रेजेंट एटम होता है सेंटर यूनिट सेल में। सेंटर यूनिट सेल 3 भाग में बांटा गया, BCC, FCC और ECC। इन तीनों बारे में आपको पूरा इन डिटेल आप चर्चा करते हैं सेंटर यूनिट सेल के बारे में। कहता है कि यहाँ पर देख लीजिए, टोटल ब्रेवियस 14 ब्रेवियस लेटिस फ्रॉम दिस यूनिट सेल एंड टोटल 7 क्रिस्टल ऑफ लेटिस। ये आप समझिए, ये रटने की पॉइंट है, रट लीजिए, अभी नहीं समझा पाएंगे इसको, आगे कभी समझाएंगे। अब चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्या हो गया, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम को देख लेते हैं कितने भाग में होता है। तो ये जो क्रिस्टल सिस्टम, ये जो क्यूब जो होता है, क्यूब को आप जो है ये 7 भाग में की टाइप्स जो होता है इसका 7 भाग होता है। जब मान लीजिए इस प्रकार से क्यूब जब होगा तो क्यूब में क्या होगा, A और B, ये तीनों आपस में भुजा क्या, एज लेंथ क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और एंगल जो है सभी 90 डिग्री होगा। अल्फा बीटा बड़ा गामा बराबर क्या हो जाएगा, 90। सभी एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका ब्रेवियस लेटिस 3 होता है। कैसे हो गई आप, हम बताते हैं ना, आगे बताएंगे आपको कैसे इसका क्रिस्टल लेटिस होगा। ये हो गया। इस टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होता है BCC और FCC होता है। और टेट्रागोनल में जो होता है, ये टेट्रागोनल, यही देखिए ऐसे ही होता है, कभी ऐसे टेयर कर देगा, ऐसे कर देगा। इस प्रकार से जो 7 भाग में इसको डिवाइड किया हो गया है। टेट्रागोनल का ये होता है, मतलब A और B बराबर होता है और C नहीं बराबर होता है। इसका एंगल तीनों का आपस में बराबर होता है। उसी प्रकार से टेबल आपको याद करिएगा। अभी चलिए अब उसके ऊपर टेबल के बारे में हम समझाते हैं, याद कैसे करेंगे इसको चलिए समझते हैं। इस टेबल को याद करने के लिए सबसे बड़ा रूल है, ये याद रख लीजिए, सी मतलब क्रिप्ट होम टी याद रख लीजिएगा, तो टेबल ऊपर वाले पूरा याद हो जाएंगे। कैसे, तो याद देखिए यहाँ पर क्रिप्ट होम टी जो है, C से हो गया क्यूबिक, R से हो गया रोम्बोहेड्रो, T से हो गया टेट्रागोनल, S से हो गया हेक्सागोनल, और O से हो गया ऑर्थोनोमिक, M से हो गया मोनोक्लिनिक और T से हो गया ट्राइक्लिनिक। तो ये याद करने का तरीका कैसा है, क्रिप्ट होम याद रखिए, क्रिप्ट होम टी ये याद करने का तरीका है। C से क्या हो गया क्यूबिक, R से रोम्बिक, T से टेट्रागोनल, S से हेक्सागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, M से मोनोक्लिनिक और T से ट्राइक्लिनिक। देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा CR का जो होता है, यानी C और R में जो होता है, इस दोनों में क्या होता है, ये तीनों का भुजा आपस में बराबर होता है। क्यूबिक में तो आप मालूम ही होगा, अल्फा बीटा गामा तीनों को 90 डिग्री होता है। उसी प्रकार और रोम्बोहेड्रल में तीनों का आपस में भुजा बराबर होता है, एज लेंथ बराबर होता है, लेकिन तीनों का एंगल बराबर नहीं होता है।
क्या होता है, एंगल बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले याद कर देखिए, सबसे पहले भुजा इसका याद करने का तरीका देखिए। पहले दो में बराबर, इसके बाद मतलब टी और एच में एक नहीं बराबर, एक नहीं बराबर, इसके बाद तीनों में एक भी नहीं बराबर। 1 मिनट, याद करने का तरीका देख लीजिए। शुरुआती दो में बराबर, इसके बाद दो के बाद जो होगा दो में एक नहीं बराबर, एक सी नहीं ना बराबर है, इसके बाद सभी में नहीं बराबर, ये याद रखिएगा। इसका भुजा आपस में नहीं बराबर होगा, ये याद करने का ऐसे तरीका होता है। इसके बाद पहला में सभी मतलब पहला का बराबर 90, और पहला में 90, दूसरा में एक नहीं 90, पहला तीसरा 19, पहला तीसरा और चौथा ये 90। 1 मिनट, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी, पहला 1 मिनट, पहला तीसरा पचमा 90, पहला तीसरा पचमा 90, ये याद रखिए एक तरीका है। इसके बाद अब ये तीनों तो आप याद ही रख सकते हैं, पहला तीसरा 90, पहला तीसरा पचमा 90। इसके बाद हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, ये पहला तीसरा 90 हो गया। इसके बाद होगा दूसरा में होगा अल्फ़ा और बीटा बराबर होगा, लेकिन गामा 90 नहीं होता है। उसी प्रकार हेक्सागोनल में अल्फ़ा बीटा 90 होता है, लेकिन गामा 120 होता है। और उसी प्रकार मोनोक्लिनिक में होता है, मोनोक्लिनिक में अल्फ़ा गामा 90 होता है, जबकि बीटा 90 नहीं होता है। जबकि ट्राइक्लिनिक में कोई भी 90 डिग्री नहीं होता है। आई होप कि ये टेबल समझे होंगे। इस टेबल से सिर्फ देख लीजिए, आप कोई भी मेंस का क्वेश्चन कर सकते हैं। कहने का मतलब हो गया, विच प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज अनइक्वल एज लेंथ एंड ऑल एक्सियल एंगल डिफरेंट फ्रॉम 19। कहता है यहाँ पर कि बताइए किसका सभी जो लेंथ है ये अनइक्वल है, यानी ए बराबर बी बराबर नहीं सी, या इसी प्रकार एंगल डिफरेंट फ्रॉम 90, ऑल एक्सियल एंगल यानी सभी एंगल क्या होना चाहिए, डिफरेंट नहीं 90 होना चाहिए। तो ये किसका कंडीशन है, ये देख लीजिए किसका कंडीशन है, जिसमें कोई मतलब एंगल भुजा भी बराबर नहीं है और कोई एंगल भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए किस चीज़ का है, यहाँ पर ये ट्राइक्लिनिक के देख लीजिए, ट्राइक्लिनिक का नहीं कोई भुजा बराबर है नहीं कोई एंगल बराबर है। तो ये हो गया क्या, ट्राइक्लिनिक इसका आंसर। ये जेमेंस का क्वेश्चन है 19 का। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। कहता है कि इसमें से देख लीजिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली वन ब्रेवियस लेटिस। कहता है कि किसमें वन ब्रेवियस लेटिस होता है, ये याद करने वाली है। ब्रेवियस लेटिस जो होता है यहाँ पर किस में ब्रेवियस लेटिस 1 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, और रोम्बिक मतलब रोम्बोहेड्रल में, और क्या होता है ट्राइक्लिनिक, और यहाँ पर हेक्सागोन, ये तीनों में क्या होता है 1 ब्रेवियस लेटिस होता है। तो यहाँ पर ब्रेवियस लेटिस होता है किस में, यहाँ पर इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, हेक्सागोनल में भी होता है और मोनोक्लिनिक में भी होता है ब्रेवियस लेटिस 1। ये याद करने का तरीका है। अब चलिए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हम अब चर्चा करते हैं। कहते हैं यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम में, यहाँ पर देखिए लेंथ, ये जो क्यूब है, कोई मान लीजिए यहाँ पर एक क्यूब है, क्या है क्यूब बनाया गया है। तो क्यूब जो होता है, क्यूब का घन जिसे कहते हैं, क्यूब का सभी लेंथ बराबर होता है और एंगल सभी 90 डिग्री होता है। ये सभी एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। और उसका नंबर ऑफ एज लेंथ 12 होता है। ये नंबर ऑफ एज लेंथ कितना होता है 12 होता है, ये गिन लीजिएगा। तो 12 आएगा ये एज लेंथ, यानी भुजा जो होगा साइड वाला ये 12 होगा एज लेंथ। वही कहता है कि नंबर ऑफ फेस जो होगा ये 6 होगा। कैसे 6 होगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर नंबर ऑफ फेस कितना हो गया 6। कैसे देख लीजिए, एक फेस तो ये वाला हो जाएगा, एक फेस इसके पीछे वाले, एक फेस ये, एक के पीछे वाले, एक फेस ऊपर, एक के नीचे वाले। तो ये कितना हो गया टोटल 6 हो गया। आप नहीं समझे होंगे लेकिन समझने का प्रयास करिएगा। एक हो गया ऊपर वाले, इसका एक नीचे वाले हो गया, और फिर ये साइड वाले हो गए पूरा साइड वाले, इसके बाद इसके साइड वाले हो गए, 4 हो गए ना। इसके बाद ये हो गया इसके और इसके पीछे वाले, सब मिलाकर टोटल 6 हो गया। फेस मतलब सतह, इस प्रकार से इस वाले जो होगा ये 6 होगा। किसी भी घर में 6 मतलब क्या होता है फेस होता है। कैसे, एक ऊपर वाले छत के ऊपर वाले, एक नीचे वाले, एक दीवार के, एक इसके। तो कितने हो गए ऊपर नीचे मिलाकर 2। इसके बाद फिर
ये हो गया, और एक साइड जो होता है ये फिर चारों साइड मिला के क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8, कोना इसमें कितने होता है, 8 होता है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया ना 8। ये कॉर्नर होता है, कोना, कोना जो होता है ये 8 होता है। एज लेंथ कितना होता है, एज लेंथ को हम ए से भी रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, एज लेंथ को ए से रिपीट करते हैं। उसी प्रकार होता है फेस डायगोनल लेंथ। फेस डायगोनल लेंथ कहने का मतलब ये क्या होता है, फेस यानी ये सतह होता है, इसका डायगोनल का यानी डायगोनल, ये फेस हो गया इस प्रकार के, इस फेस को हम यहाँ पर लिख लिए। इस दोनों के बीच ये डायगोनल हो गया, डायगोनल का क्या हो जाएगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ आराम से निकल जाएगा। चूँकि कॉर्नर का सभी साइड कितना होता है, ए होता है, सभी कॉर्नर साइड एज लेंथ कितना होता है, ए होता है, सभी इक्वल होता है ना। यहाँ पर देख लीजिए एज लेंथ ए होता है, तो ये सभी का लेंथ होगा, इसका भी ए लेंथ होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सभी का लेंथ ए हो जाएगा। उसी प्रकार से ये लेंथ है और ये लेंथ ए है। अब तो इसको निकालने के लिए आप लोग अपने लोग क्या करते, ट्राइंगल वाला फार्मूला आप बैठाते हैं। तो ट्राइंगल वाला फार्मूला आप बैठाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में हमको कॉर्नर निकालने के लिए हो जाता है। तो इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक जगह पर भी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, 2 नहीं बाहर होगा, रूट में हो जाएगा, ए 2 है तो इसलिए बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 आ जाएगा, ये इसका क्या फेस डायगोनल हो जाएगा a√2। इसके बाद बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल कहने का मतलब हो गया ये क्या हो गया आपका, एक तरह से ये तो फेस डायगोनल हो गया, और ये होता है आपका बॉडी डायगोनल। इसको जब निकालिएगा तो ये आ जाएगा, आप कैसे होगा बॉडी डायगोनल a√3, वो हम चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर बॉडी डायगोनल निकालने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले इसका क्या करते हैं, ये होता है बॉडी डायगोनल, ये मेन वाले। तो ये जो बॉडी डायगोनल होते हैं, अब चूँकि हमको ये ए मालूम है, यहाँ पर यहाँ से देख लीजिए। अब चलिए यहाँ पर जो इसका जो होता है आपका क्या बॉडी डायगोनल होता है a√3 की बॉडी डायगोनल होता है ये a√3 कैसे हो गया, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर चूँकि ये तो कोना ए है, अब चूँकि ये जो हम बॉडी ये जो निकाले थे, ये हम निकाले थे, ये जो है ये निकाले हुए हैं हम लोग, कितना निकाले हुए, एक मिनट सॉरी, ये जो निकाले हुए a/a√2 निकाले हुए हैं ये, और इसका स्क्वायर कीजिएगा और प्लस a का स्क्वायर कीजिएगा, तब आपको आ जाएगा a√3। तो बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा, a√3। यहाँ पर देख लीजिए बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा, a√3। उसी प्रकार से कहता है कि मिड पॉइंट ऑफ एज लेंथ, मिड पॉइंट यानी एज लेंथ ये होता है, ये मान लीजिए कि ये क्या है, ये है पूरा एज लेंथ, ये सभी एज लेंथ है, एज लेंथ 12 होता है। तो कहने का मतलब हो गया एज लेंथ का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, चूँकि एज लेंथ होता है कितना a, इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा a/2, और ये भी हो जाएगा a/2, यानी मिड पॉइंट जो हो जाएगा आपका एज लेंथ का a/2, यानी साइड का जो मिड पॉइंट हो जाएगा a/2 हो जाएगा। आई होप कि आप समझे होंगे। कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फेस एंड कॉर्नर। कहता है कि ये जो सेंटर है फेस का, सतह का, कहने का मतलब हो गया ये फेस है ना, इस फेस यानी ऊपर का फेस है, इसका सेंटर यानी इसका बीच में से और कॉर्नर का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो होगा a√2/2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब चूँकि ये तो होता है पूरा, यहाँ पर फेस डायगोनल कितना होता है, a√2 होता है। a√2 क्या होता है, अरे यार किसी फेस है ऐसा, अब चूँकि ये भी a है, ये भी a है, ये निकालेंगे तो कितना आएगा, a√2 आएगा, a√2 आएगा। अब इसका आधा जो हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा a√2/2 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर किया गया a√2/2। फेस डायगोनल क्या हो गया, फेस का डायगोनल ये हो गया, ये होता है a√2, ये ऊपर हम हो गए a√2 हो गया। अब चूँकि इसका आधा पूछ रहे हैं तो इसका आधा कि हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो a√2/2 हो जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर ऑफ फेस एंड कॉर्नर का। अब चलिए कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ क्यूब कहने का मतलब हो गया सेंटर ऑफ क्यूब एंड कॉर्नर, यानी इस कॉर्नर का सेंटर यानी ये बॉडी डायगोनल के बीच में, अरे यार बॉडी डायगोनल ये मान लीजिए कितना a√3 है, तो इसका आधा कितना होगा, यानी बीच में कितना हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा a√3/2। तो वही कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ क्यूब,
सेंटर ऑफ क्यूब तो ये हो गया बीच में, और कॉर्नर हो गया ये, इन दोनों बीच का डिस्टेंस निकालिए। अब चूंकि बॉडी डायगोनल का हम जानते हैं a√3 है, पूरा बॉडी डायगोनल a√3 है, इसका बीच का ना, इसका बीच और काट के इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा a√3/2, यही हो जाएगा इसका डिस्टेंस। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अब चलिए प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में समझते हैं। किस चीज़ के बारे में? प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में। चलिए प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में समझते हैं। जब कोई आप मूवी देखते हैं उससे पहले आप क्या करते हैं, थोड़ा उसका डायरेक्टर वायरेक्टर सभी का नाम देखते हैं ना। उसी प्रकार इस चैप्टर को चालू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है प्रिमिटिव यूनिट सेल के, इसके बारे में हम लोग आप जान लेते हैं। तो कहता है कि एटम ओनली प्रेजेंट इन लेटिस पॉइंट, यानी कॉर्नर। कहता है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम जो होगा, एटम प्रेजेंट होगा ओनली कॉर्नर, जिसे लेटिस पॉइंट भी कहते हैं, ये कॉर्नर पर ही प्रेजेंट होगा। और अगला पॉइंट कहता है कॉर्नर एटम अटैच्ड ओनली एज लेंथ। कॉर्नर एटम जो होगा ओनली अटैच्ड एज लेंथ और कॉर्नर एटम कहता है यहाँ पर जो कॉर्नर एटम जो होगा ये ओनली अटैच्ड एज लेंथ के एटम से प्रेजेंट होगा। एज लेंथ से मतलब क्या होगा, सिर्फ ओनली एज लेंथ के एटम से ही सटा रहेगा, बॉडी वाले सेंटर से, बीच वाले सेंटर से इसका कोई सटा नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर देख लीजिए। कहता है कि ये एटम जो है ओनली एज लेंथ में ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, इन्हीं तीनों से टच करेगा, इनसे और इसके बीच में जो कोई एटम होगा इससे कोई नहीं टच करेगा, सिर्फ एज लेंथ से। एज लेंथ यानी ये आपस में मिलाइएगा इस प्रकार से, तो ये क्यूब बनता है एक। तो वही कहता है जब ये क्यूब बनता है तो ये इसी को टच करेगा, इसी को और इसी को टच करेगा, और इन सभी को नहीं टच करेगा। चलिए दिखा देते हैं एग्जाम्पल समझा करके। कहता है कि कॉर्नर एटम डज नॉट अटैच बॉडी डायगोनल यानी इस बीच में खाली देखा जाए ना, इसके बीच में होता है बॉडी डायगोनल, तो उसी को कहता है बॉडी डायगोनल। एंड फेस डायगोनल कॉर्नर, कहता है कि फेस जो सतह जो होता है इसमें जो कोई आइटम रखा रहेगा इसे नहीं टच करेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए बेस है, ये एटम जो होगा किस को टच करेगा, ये एटम जो होगा एक को टच करेगा। यहाँ पर मान लीजिए कोई एटम यहाँ पर रखा हुआ है तो ये एटम इस साइड में एटम टच करेगा, यानी इस 1 को टच करेगा और 2 को टच करेगा और 3 को करेगा। इसके बाद 4, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इन सभी को टच नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए हाँ कोना में कोई आइटम रखे हैं, ये कोना वाला आइटम किस को टच करेगा, कोना वाला आइटम सिर्फ इसको टच करेगा, इसको टच करेगा और उसको टच करेगा, इस एटम को टच नहीं करेगा। तो वही कहता है, यहाँ पर हम लिख दिए, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ पर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एटम रखे, ये एटम ओनली 1 को टच करेगा, 2 को टच करेगा, 3 को करेगा और इन सभी को नहीं करेगा। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अब चलिए यहाँ पर जो होता है, अब चलिए अगला पॉइंट्स करते हैं। कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन प्रिमिटिव यूनिट सेल में। कहता है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होता है उसके बारे में चलिए समझते हैं। कहता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम बाय मास इन यूनिट सेल जो होगा, यूनिट सेल यानी क्यूब होगा, इसमें कितना मास प्रेजेंट होगा उसके बारे में चलिए समझते हैं। तो पहले कुछ पॉइंट्स हैं ये समझ लीजिए। कहता है कि यूनिट सेल का अंदर कितना पार्ट्स एटम का है। यूनिट सेल ये है ना, यूनिट सेल एक हो गया, यूनिट सेल पूरा क्यूब को यूनिट सेल कहेंगे। यहाँ पर एक क्यूब में बताइए कॉर्नर का एटम कितना अंदर होगा, इस क्यूब के अंदर फेस का जो पूरा आइटम होगा, इसमें एक आइटम यहाँ पर रख दिए थे, इसका आइटम कितना अंदर में रहेगा, कितना बाहर रहेगा, एज पर रख दिए, एज यानी पूरा इस बीच में रख दिए। आप बताइए कितना भाग रहेगा इसमें अंदर में। तो ये सभी के बारे में जानकारी करने के लिए चलिए बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर का 1/8 सॉरी मिनट, कॉर्नर जो होता है, कॉर्नर ये कोना वाला आइटम, यानी कोई एक आइटम है, इसका 8 भाग जब कीजिएगा तो 1 भाग इसके अंदर रहता है, 1/8 भाग। कैसे? चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ पर जो आइटम जो है, आइटम इस कॉर्नर पर ये 1/8 भाग ही अंदर है। इसको जो काटिएगा इस क्यूब को, एक मिनट, यहाँ पर देख लीजिए आइटम है कोई, इस आइटम का यहाँ पर देख लीजिए
1/8 पार्ट ही अंदर है, क्या है 1/8 पार्ट कॉर्नर का रहता है। उसी प्रकार फेस का 1/2, यानी फेस पर कोई आइटम रखिएगा तो आधा अंदर रहेगा, आधा इस पर रखिएगा तो आधा अंदर रहेगा, आधा बाहर दिखाई देगा। उसी प्रकार एज लेंथ इस पर रखिएगा कोई भी आइटम तो 4 भाग में, यानी ये जो होता है एज लेंथ पर रखिएगा तो 1/4 भाग अंदर रहेगा, यानी 25% अंदर रहेगा और 75% बाहर रहेगा। आई होप कि समझे होंगे। आप कहता है कि सेंटर ऑफ क्यूब कहने के मतलब मान लो इस बीच में रखिएगा, इस पूरा बीच में, इस बीच में जब रखिएगा तो 1 पार्ट यानी पूरा पार्ट रहेगा अंदर में, कोई भी बाहर नहीं रहेगा। उसी प्रकार बाहर में ये रहेगा। अब वही कहता है कि कॉर्नर, तो फिर देखिए कॉर्नर 1/8 तो अंदर रहेगा। अब इसके बाद 7/8 बाहर पार्ट बाहर रहेगा। कहता है कि यूनिट सेल का बाहर कितना पार्ट एटम है, तो उसी प्रकार देख लीजिए कॉर्नर 1/8 अंदर रहेगा, कोना 1/8 अंदर में रहेगा तो 7/8 भाग क्या बाहर रहेगा। फेस है जो है आधा भाग क्या रहेगा, फेस यानी इस पर रखिएगा पूरा फेस पर, तो आधा आइटम अंदर रहेगा आधा बाहर, इसमें आधा बाहर रहेगा आधा अंदर रहेगा। उसी प्रकार एज लेंथ में जो रखिएगा कोई आइटम वो 4 भाग में डिवाइड हो जाता है, तो 1/4 अंदर में रहता है तो 3/4 बाहर, 75 यानी 25% अंदर तो 75% बाहर रहता है। जबकि सेंटर ऑफ क्यूब वाले जो होता है ये पूरा पार्ट रहता है, लेकिन सेंटर ऑफ क्यूब कोई भी बाहर नहीं रहता, यानी 0 रहता है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अब चलिए समझते हैं कुछ नंबर ऑफ एटम्स के बारे में। तो कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने का सबसे फार्मूला है, यहाँ पर 1 मिनट, एटम्स का सॉरी ये फार्मूला निकालने का है। कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स निकालिएगा किसी भी यूनिट सेल में, तो नंबर ऑफ मतलब कॉर्नर बटा 8 है, नंबर ऑफ फेस बटा 2, नंबर ऑफ एज बटा 4, नंबर ऑफ सेंटर बटा 1। तो ये सभी ये निकालने का तरीका होता है। ये फार्मूला है, इसमें कहता है तो बताइए प्रिमिटिव यूनिट सेल का जो होता है नंबर ऑफ एटम कितना होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में 1 एटम रहता है, कैसे, क्योंकि इन सभी में तो 0 हो जाएगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल में 1 कहाँ एटम रहता है, एज लेंथ के कॉर्नर पर एटम रहता है, एज लेंथ के सिर्फ कॉर्नर पर रहता है। इसीलिए कॉर्नर देखिए, चूँकि कॉर्नर कितना है इसका भागीदार रहता है, नंबर ऑफ कॉर्नर कितना होता है, नंबर ऑफ कॉर्नर तो 8 होता है किसी भी क्यूब में कॉर्नर कितना होता है 8 होता है ना, इस प्रकार से 8 कॉर्नर होता है, तो 8/8 कितना हो जाएगा 1। ये सभी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ 1 ही एटम जो होता है कॉर्नर पर प्रेजेंट रहता है। चलिए अगला पॉइंट्स कहता है कि यहाँ पर अगला पॉइंट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा वो समझ लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1 मिनट समझिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, नियरेस्ट एटम, यहाँ पर देखिए नियरेस्ट एटम सबसे कम से कम नियरेस्ट एटम के बीच के डिस्टेंस कितना है, तो ए है, डिस्टेंस कितना है तो ए है, 2 नियरेस्ट बीच कितना हो जाएगा ए डिस्टेंस हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम, जिस दो एटम के बीच के डिस्टेंस क्या होता है ए होता है। अब चलिए अगला पॉइंट्स करते हैं 4 नंबर। कहता है कि नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम जो होता है ये फेस डायगोनल होता है, ये A√2 होता है। अब चलिए हम अगला बताते हैं, अभी आगे बताएंगे। कहता है कि रिलेशन बिटवीन एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम। 1 मिनट यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको यहाँ पर समझा दे 1 मिनट, और यहाँ पर देख लीजिए। कहता है कि इन दोनों बीच का जो एटम का रेडियस है ये निकालिए। चूँकि इसका रेडियस ये पूरा गोला है, तो इसका आर, इसका मतलब आधा कीजिएगा, इसका आधा आर होगा, इधर आर होगा। इसके बाद इस पूरा चूँकि रेडियस, चूँकि इसका पूरा एज लेंथ कितना है ए है। अब चूँकि रेडियस है तो ये 1 आर है, यहाँ पर 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर हो गया। तो कहता है कि रेडियस, यहाँ पर 1 मिनट सॉरी, तो कहता है हमको इन दोनों गोलों के बीच के सेंटर के, यानी क्या कहते हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम के रेडियस से और एटम के रेडियस के एज लेंथ के एटम के रेडियस का रिलेशन बताइए। चूँकि एज लेंथ पूरा तो ए होता है, अब चूँकि सेंटर से डिस्टेंस निकालना है तो इसका इस गोले का आर हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा, यानी इसका पूरा कितना हो जाएगा रेडियस जो होगा, यहाँ रेडियस यानी ए के बराबर जो होगा ये आर, और आर बराबर 2r हो जाएगा। तो यही होता है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ और रेडियस ऑफ ए बराबर 2r होता है। अब चलिए कहता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालता है। तो कहता है कि
हाउ मेनी एटम प्रेजेंट इन 3D स्पेस सराउंडली बाय सिंगल एटम इन मिनिमम डिस्टेंस। कहता है जैसे मान लीजिए वाइट है, इस वाइट के नियरली सबसे नियरली एटम कौन कौन प्रेजेंट है, तो नियरली में यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 सबसे क्या है, ये नियरली प्रेजेंट है, तो इसी को क्या कहते हैं, नियरेस्ट प्रेजेंट। तो वही कहता है 3D सराउंडिंग बाय सिंगल एटम इन मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस पर सिर्फ ग्रीन वाले हैं, सभी क्या है, ग्रीन वाले मिनिमम डिस्टेंस पे। तो वही हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए होता है कि मिनिमम डिस्टेंस पर जो एटम होता है, जितना एटम होता है वही क्या आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसीलिए हम ये मान लीजिए वाइट को हम क्या मान लिए हैं, ए, तो वाइट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो वाइट का कोऑर्डिनेशन नंबर या इसका 6 हो जाएगा। कैसे 6 हो जाएगा, तो चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला ही है हाउ मेनी एटम प्रेजेंट इन 3D स्पेस, ये 3D स्पेस में है, सराउंडिंग बाय सिंगल एटम, यानी वाइट एटम क्या है, सिंगल एटम इन मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस यानी आप हैं यहाँ पर, आप मान लीजिए एक बेंच है, तो हम आपको बेंच पर कहेंगे, मान यहाँ पर आप क्या है, बेंच है, इस बेंच पर बैठे हुए एक लड़का बैठे हुए, लड़का, इसके बाद अगल में लड़की, इधर लड़की। तो आपके आपके मतलब आप ये आप हैं, तो ये आपके नज़दीक में कौन कौन है, आपके नज़दीक में सबसे नज़दीक में ये है और ये है, ये तो बाद में है ना, ये तो पहले नज़दीक में है। तो वही कहता है यहाँ पर ये जो वाइट वाला है, इस वाइट के नज़दीक में सिर्फ ग्रीन वाले हैं, यहाँ पर ग्रीन वाले सब कितना है, तो 6 है। तो ग्रीन, इसीलिए वाइट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। वही कहता है कि नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, आप बताइए मिनिमम के बाद वाले कौन है, तो रेड है, तो रेड वाले कितना है, तो 1 2 3 4 5 6। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6, क्योंकि 6 रेड वाले 6 ही हैं। कहने का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए ये बेंच है, इस बेंच पर आप बैठे हैं, 1 2 3 4 आदमी बैठे हुए, तो बताएं इस आदमी के नियर में, इस आदमी के नियर में, 1 मिनट सॉरी 1 मिनट, हाँ आप बताएं जो इस आदमी के नियर मिनिमम डिस्टेंस में कौन कौन है, तो 1 और 2। तो इसीलिए इसका इस बीच वाले का कोऑर्डिनेशन में कितना हो जाएगा, 2। आप कहेंगे नेक्स्ट वाले कौन कौन नज़दीक में है, तो नेक्स्ट वाले ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये तो नज़दीक में हो गया, नियर हो जाएगा, ये हो जाएगा नेक्स्ट नियरेस्ट, यानी इसके अगला के नज़दीकी में ये दोनों आएगा। इसकी इस समय के ये क्या है, ये 2 लड़का आ गया, फिर 2 लड़का, तो इसलिए इसका भी नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर इसका इस आइटम के लिए कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कहा गया है वाइट वाले कितने आइटम के नज़दीक में सबसे कम नज़दीक है, तो 6 है। पहले ग्रीन वाले हैं 6 है नज़दीक में। इसके बाद कहता है, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर वाइट का 6 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, तो नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस पर कितना आइटम है, यानी अगला नज़दीकी आइटम कौन है, तो रेड वाला है, तो रेड वाला कितना है, 6 है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। तो वही कहता है कि नियरेस्ट डिस्टेंस वाले एटम एज लेंथ 6 हैं, फेस कितना होता है 12, सेंटर कितना होता है, सेंटर ऑफ क्यूब कितना होता है 8। ये सब याद करने का तरीका है। आई होप कि ये समझे होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे। जो एज लेंथ 6 हो जाएगा कॉन्सेप्ट, नियरेस्ट डिस्टेंस वाले 6, और फेस कितना हो जाएगा 12, ये आप सेंटर कितना हो जाएगा 8। आई होप कि समझे होंगे। अब चलिए डेंसिटी के बारे में समझते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल के डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम, तो मास ऑफ यूनिट सेल बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए एटॉमिक मास जेड इंटू एटॉमिक मास ए इंटू एन ए होता है, ये फार्मूला होता है। इस प्रकार ने 6 नंबर एवोगाड्रो नंबर होता है, 1 एटम बराबर एटॉमिक मास बटा नंबर ऑफ एवोगाड्रो, जेड एटम बराबर ये फार्मूला हो जाता है। तो जेड इंटू एटॉमिक मास बटा एन ए इंटू वॉल्यूम ऑफ कितना होता है, एक वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का 1 क्यूब हो जाता है। इस प्रकार डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा एटॉमिक मास बटा 1 क्यूब बटा नंबर ऑफ एवोगाड्रो। जेड क्या होगा, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए 1, तो ये 1 हो जाएगा, जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो डेंसिटी बराबर हो जाएगा एटॉमिक मास बटा 1 क्यूब बटा एन ए, इसे निकाल लीजिएगा। अब पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला होता है, पैकिंग फ्रैक्शन जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम यानी इस गोला का जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम, और यूनिट सेल का जो होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 1 क्यूब होता है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना
पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 12%। क्या हो जाएगा 12%, 52% हो जाएगा। किस में, प्रिमिटिव यूनिट सेल में 52 पॉइंट पैक्ड होता है, और पैक्ड होता है 52, और 100 में से घटा दीजिएगा 52 तो कितना हो जाएगा 48। तो 48% एम्प्टी होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल में। आई होप कि आप लोग समझे होंगे।